आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। आज पिटारा में पेश है आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हित प्रियम भारत भारतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। अजनबी कौन हो तुम? आज के मेहमान कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अलग अलग क्षेत्रों की कुछ हस्तियों से। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। इस बार यादें निदा फाजली की। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। हमारी मेहमान हैं अभिनेत्री, गायिका और लेखिका मालती जोशी फाजली। तुम्हारी पलकों की चिलमनों में ये क्या छुपा है सितारे जैसा। मालती जी जाने माने गीतकार और शायर निदा फाजली की जीवन संगिनी भी हैं। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। इनसे बातचीत की है रेडियो सखी ममता सिंह ने। दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, या बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, या कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो। ये गजलें आपने खूब सुनी होंगी। ये गजलें जिस अजीम शायर की कलम से निकली उनका नाम है निदा फाजली। वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी विविध भारती के स्टूडियो में बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है। निदा फाजली साहब का रेडियो से बड़ा गहरा नाता रहा है। कई मर्तबा वे विविध भारती के स्टूडियो में आए। कई बार उनके मुशायरों का हमने इसी स्टूडियो में लुत्फ लिया और आप सब ने रेडियो पर खूब सुना होगा। उनके फिल्मी गाने विविध भारती से अक्सर ही सुना करते हैं। तो आज निदा साहब के शरीके हयात मालती जोशी फाजली को हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। मालती जी खुद एक लेखिका हैं। वो खुद भी शायरी करती हैं। गुजराती, मराठी, हिंदी और हरियाणवी फिल्मों में उन्होंने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। तो मालती जोशी जी, हम आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और यहाँ आके। कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर? आपका भी रेडियो से बड़ा गहरा नाता रहा है, लगाव रहा है, तो बताइए। जी रेडियो मैंने गुजराती सुगम संगीत में मैंने पास किया था और मैं 5 साल आर्टिस्ट रही हूँ। ऑल इंडिया रेडियो मुंबई ऐसे मेरे प्रोग्राम आते रहे हैं हमेशा। आकाशवाणी मुंबई से अभी भी शायद आते होंगे गाने कभी कभी। बहुत बड़े बड़े शायरों के गाने मैंने गाए हैं रेडियो स्टेशन पे। जी, तो रेडियो सुनती हैं आप? हाँ, रेगुलर सुनती हूँ। कोई खास प्रोग्राम आपके जहन में याद आ रहा है? नहीं, खास प्रोग्राम तो आपका ही सुनती हूँ, रेडियो सखी। जी, अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने बताया कि मराठी और गुजराती फिल्मों में भी काम किया है, हिंदी फिल्मों में काम किया है, और हिंदी फिल्मों में आपने जिक्र किया था कि शर्मिला टैगोर के साथ एक फिल्म की थी। तो जरा अपने बारे में तफसील से बताइए हमारे श्रोताओं को। शर्मिला टैगोर वाली फिल्म थी सुहाना सफर। जी, उसमें मेरा काफी अच्छा बड़ा रोल था, शर्मिला जी के साथ ही था। दूसरी फिर मैंने शर्मिला जी के साथ और एक फिल्म की थी, मेरे हम सफर। सुहाना सफर में शशि कपूर हीरो थे और उसमें जितेंद्र जी हीरो थे मेरे हम सफर में। तो उनके साथ आपने शूटिंग की थी? हाँ, मेरा रोल ही था ना उसमें। वेम्पिश का थोड़ा सा एक छोटा सा रोल था मेरा। तो सब आर्टिस्ट के साथ, बलराज साहनी भी उसमें गेस्ट अपीयरेंस थे और बहुत अच्छा रोल था मेरा उसमें। तो बड़ी खूबसूरत सी याद होगी आपके जहन में, जरा साझा कीजिए हमारे श्रोताओं के लिए कि शूटिंग से जुड़ी हुई कैसा था वो शूटिंग वाला अनुभव? बहुत अच्छा था। आर्टिस्ट सारे बड़े बड़े थे, लेकिन ऐसा सेट के ऊपर कभी महसूस नहीं होता था
कि हम बड़े आर्टिस्टों के साथ काम कर रहे हैं, बड़े मिलनसार और सारे आर्टिस्ट डाउन टू अर्थ थे। मर्रा सानी तो बहुत ही मिलनसार हैं और सुहाना सफर में ज्यादातर नाइट शूट ही करते थे हम लोग। तो धर्मेंद्र जी जो प्रोड्यूसर थे उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, तो रात पर वो सेट पे आके बैठते थे और बड़ा फैमिली जैसा माहौल बना के रखते थे वो लोग सब। बहुत अच्छा लगता था काम करना। जी, कोई गाना सुनवाएंगे? नीरा साहब का गाना तो ये बहुत अच्छा मुझे लगता है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। ला 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 ला, उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो क्या चीज है, आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी, ला 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 ला, खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी, झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है, झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। मालती जी, इस गाने के बाद हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने मराठी, गुजराती, हरियाणवी फिल्मों में भी काम किया, तो उस सफर के बारे में बताइए। कौन सी फिल्म आपके जहन में आ रही है जिसका जिक्र आप करना चाहेंगे, मराठी और गुजराती, क्योंकि आपने बड़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा किए हैं, मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं उसमें। उसमें जो हरियाणवी फिल्म थी, जो वो मेरी पहली फिल्म थी, डेब्यू फिल्म कह सकते हैं उसको। गुजराती स्टेज पे बहुत मैंने काम किया है, वहाँ से ही मैंने एक्टिंग की शुरुआत की थी एक्चुअली, गुजराती स्टेज से जी। तो वहाँ से ही उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया था, प्रोड्यूसर देखने आए थे, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वगैरह उसमें गुजराती थे, तो उन्होंने वहाँ से मुझे देखा था और सिलेक्ट किया था। तो इस तरह से मेरा डेब्यू हुआ फिल्मों में, और
वहाँ काफी पंजाब में, हरियाणा में शूटिंग हुई थी जी। और बड़े अच्छे अच्छे शॉट लिए गए थे, घुड़सवारी के, ये वो डाकू जैसा वो था, शहीद का वो कैरेक्टर था हीरो का। तो बड़ा अच्छा माहौल था और बहुत अच्छा काम किया उसमें। उन नाटकों के नाम याद है आपको? कौन कौन से नाटक में आपने काम किया, गुजराती नाटकों के खास तौर से? गुजराती नाटकों में मैंने कांति मड़िया, जो गुजराती के ये राज कपूर कहे जाते हैं, बहुत फेमस डायरेक्टर थे जी, उनके प्रोडक्शन में काम किया है। क्या बात है। जगदीश शाह जो बहुत फेमस डायरेक्टर थे, उनके काफी ड्रामाओं में मैंने काम किया है। इस तरह से जितने भी वो टाइम पे जो टॉप के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, सबके साथ मैंने काम किया है। और मराठी नाटक कौन कौन से किए? नहीं, मराठी नाटक नहीं किया मैंने, एक हिंदी नाटक किया है। अग्निहोत्री करके कोई डायरेक्टर थे, उनका था, विजय दत्त और अग्निहोत्री, वो लोग, उनका प्रोडक्शन था। तो एक हिंदी में किया है मैंने। मराठी एक फिल्म की है मैंने अशोक सराफ के साथ, मेरा गेस्ट अपीयरेंस था, बाइल वेड़ा। एक्टिंग की तालीम कहाँ से ली? नहीं, मैंने कहीं से तालीम नहीं ली। अच्छा, सीधे स्टेज पर आने का मौका? गिफ्टेड था मामला, और अचानक से ही मुझे ऐसे कुछ सोच समझ के नहीं किया कि ये मुझे करना है, कुछ आइडिया भी नहीं था। हुआ ऐसा, मेरी बड़ी सिस्टर जो है उमा जोशी, वो पहले उसने शुरू किया था, वो मेरे से 4 साल बड़ी है, ये ड्रामाओं में, गुजराती ड्रामाओं में पहले उसको ऑफर आए थे। एक दिन एक छोटा सा भोजपुरी प्ले था, उसमें उसको बुखार हो गया अचानक से। 1 एक्ट या ऐसा छोटा सा प्ले था। वो प्रोड्यूसर वगैरह उनके जो थे वो सब घबरा गए कि एकदम से इतना बुखार था उसको 104, तो वो स्टेज पे जा नहीं सकती थी। वहां पे घर पे आए थे वो लोग, तो मुझे देखा तो बोले कि ये आपकी छोटी बेटी कर सकती है, इसको करा लें छोटा सा काम, हम लोग बहुत मुसीबत में नहीं तो फंस जाएंगे। हाउसफुल उनका हो गया था सब। तो मेरी मम्मी ने कहा कि देखो, मुझसे पूछा, मैंने कहा मैं ट्राई कर दूं। तो इस तरह से मैंने उसमें रोल किया, और उसमें मैं और वो दोनों बहुत ही सिमिलर दिखते थे। अच्छा। तो किसी को पता ही नहीं चला कि ये कैरेक्टर चेंज हो गया है। ओह। और उसका नाम उमा है, तो मुझे सब उमा जी करके वहाँ बोल रहे थे, और मैंने पूरा वो ड्रामा 1 एक्ट प्ले था छोटा सा, तो कर लिया। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हो गई। तो वहाँ से सबको पता चला कि मैं कर सकती हूँ। उसके बाद फिर शुरू हो गए ड्रामे सिलसिला। क्या बात है। उसके बाद तो फिर आपने हिंदी फिल्मों में भी काम किया। और डाकू का अभी बात कर रही थी, तो एक फिल्म थी चंबल का डाकू, ऐसा कुछ नाम था फिल्म का नाम, उसमें भी आपने रोल किया है। वो कैसा था? भाभी का रोल था उसमें। मेरे हस्बैंड की डेथ वो डाकुओं के हाथ से हो जाती है, इस तरह का पूरा कैरेक्टर था। अच्छा, इमोशनल टाइप का, थोड़ा ट्रेजेडी टाइप का। तो आज हम आपसे बहुत सारी बातें, निदा साहब के बारे में भी बातें करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुन लेते हैं। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं, आपकी पसंद का गाना? कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता, जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता।
सका है भला कौन वक्त के शोले, बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले। ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। आहिस्ता आहिस्ता फिल्म की ये गजल हमने श्रोताओं को सुनवाई, और अब जब इस गजल की बात हुई है तो निदा साहब का जिक्र होना वाजिब है। और मैं निदा हूँ एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जी, जिसमें आपने बहुत सारा उनके बारे में बताया है जी। दर्शकों को। डॉक्यूमेंट्री विजुअल है, इसका कंसेप्ट क्या है और कैसे आइडिया आया, किसने बनाया? ये दिल्ली के एक प्रोड्यूसर हैं अतुल गंगवार करके, और अतुल पांडे करके उनके डायरेक्टर हैं। उन्होंने मिलके ये प्रोजेक्ट सोचा था, और ये जो सुनो तुम एल्बम जो बना था वो उनका ही प्रोडक्शन था, उन्होंने प्रोड्यूस किया था लास्ट एल्बम निदा साहब का जी। तो वो काफी वर्षों से निदा साहब के साथ काम करते थे अतुल गंगवार। तो उन्होंने सोचा कि इतना अच्छा हमने हमारा रिश्ता रहा है, छोटे भाई की तरह निदा साहब ने रखा है, तो उनकी याद में कुछ करना चाहिए। तो ऐसा सोच के उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो इसकी शूटिंग कहाँ पर हुई? आपके घर पर हुई या कहीं बाहर किसी लोकेशन? अलग अलग लोकेशन है, उसमें ग्वालियर उनका होम टाउन था, तो वहां से उन्होंने शुरुआत की है। उनकी यादें जहाँ पे लगती थी कि यहाँ करना चाहिए, ऐसी जगह ढूंढ ढूंढ के उन्होंने किया है। कुछ हमारे घर के अंदर भी उन्होंने शूट किया है और अलग अलग लोकेशन पे किया है। तो ये आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि निदा साहब के बारे में डॉक्यूमेंट्री बन रही है और आप बोल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उनके शरीके हयात हैं, तो एक खास तरह का रोमांच होता है। कैसा एक्सपीरियंस था? शूटिंग से जुड़ी हुई कोई बात बताना चाहती हैं श्रोताओं को? शूटिंग से तो यही था कि इसी तरह से जैसे अभी आप बात कर रही हैं मेरे साथ, उसी तरह से अतुल पांडे जो डायरेक्टर थे घर पे ही शूट किया है निदा साहब की लाइब्रेरी में। तो वहीं बैठ के मैं वो जैसे उन्होंने मुझसे सवाल किए उसके हिसाब से मैंने जवाब दिए। नेचुरल सी बातचीत है और कुछ नहीं है। वो नेचुरल बातचीत बड़ी अच्छी लगती है। तो अब हमें भी बता दीजिए उनका नेचर कैसा था, कैसे आपकी पहली मुलाकात हुई? और वो एक बाकायदा सीन है, एक फिल्म थी गुलमोहर, तो फिल्म गुलमोहर के बारे में बताइए और आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई निदा साहब से, वो बताइए। निदा साहब मुझे गुलमोहर फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे उनके ऑफिस में ही मिले थे पहली बार। प्रोड्यूसर ने मुझे बुलाया था एग्रीमेंट साइन करने के लिए। पहले बातचीत हो गई थी, सिलेक्शन हो गया था, तो एज ए लीड रोल में उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था जी। तो निदा साहब वहाँ ऑफिस में बैठे हुए थे जब मैं गई थी। तो इंट्रोडक्शन हुआ कि ये निदा फाजली हैं, ये राइटर हैं, शायर हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, स्क्रीन प्ले डायलॉग सब ये लिखेंगे, ये मालती जी हमारी हीरोइन है। ऐसी बातें हुई थी। उसके बाद तो काफी दिन के बाद फिर मुलाकात हुई। उनको पता चला कि मैं गाना सीख रही थी उस वक्त, तो विशारत कर रही थी मैं गाने में, क्लासिकल में जी। उन्होंने कहा कि ठीक है तो फिर आपके घर पे ही सिटिंग रखते हैं। तो मेरे घर पे सिटिंग रखते थे जी। और म्यूजिक डायरेक्टर थे मानस मुखर्जी के शान के फादर, हाँ उसके पिताजी। वो भी आते थे, निदा साहब आते थे, प्रोड्यूसर वगैरह सब बैठ के मेरे घर पे म्यूजिक कंपोज वगैरह करते थे। तो उस वक्त हम लोग वर्ली में अपार्टमेंट में रहते थे, तो वहाँ पे ये सारी मीटिंगें सिटिंगें होती थी। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद पता चला वो फिल्म बंद हो गई, तो फिर निदा साहब से कनेक्शन छूट गया जी। लेकिन निदा साहब तो इतने शाय थे ना कि वो कुछ बोलते ही नहीं थे जी। वो गर्दन झुका के, आंखें झुका के बस चुपचाप बैठे रहते थे। 3-3, 4-4 घंटे मीटिंगें सिटिंगें चलती थी, लेकिन उनकी आवाज नहीं आती थी वहाँ पे। अच्छा। एकदम खामोश बैठे रहते थे। तो वहाँ पे तो ऐसा कोई सिलसिला कुछ हुआ ही नहीं, ना मैंने उनको पहचाना ना उन्होंने मुझे देखा जी।
बस ऐसे ही वो सिलसिला खत्म हो गया। उसके बाद एक लंबा गैप निकल गया 6-7 साल का। ज्यादातर फिल्में गुजराती में वहाँ पे बड़ौदा इधर उधर शूटिंग के लिए जाने लगी। फिर धीरे धीरे मैंने लाइव प्रोग्राम म्यूजिक के भी चालू किए जी। तो म्यूजिक के प्रोग्राम और फिल्मों की शूटिंग उसी में मैं बिजी रही। हुआ ये कि बहुत टाइम के बाद अचानक गुजरात में कार से जाती थी बाई रोड शूटिंग के लिए बार बार, तो एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। ओह। तो इतना सीरियस एक्सीडेंट हो गया जी। कि डॉक्टर ने कहा कि अभी कम से कम 2 साल आप काम नहीं कर सकती जी। क्योंकि गुजराती फिल्मों में घुड़सवारी और फाइटिंग और ये सारा सीन लेडीज को बहुत करना पड़ता है जी। उस पे ही फिल्में चलती है, तालियां बजती है। तो मैंने फिर सोचा कि अभी गाने पे मैं ध्यान दूंगी, तो मैंने रियाज करना और गाना गाना सब शुरू कर दिया जी। उसमें मुझे गजल का ऑफर आया। ये जो पंकज उदास वगैरह गा रहे थे ना, तो बड़ा शोर हो रहा था गजलों का, जो देखो सब गजलें गा रहे थे। तो मेरे फादर, हमारे घर के पीछे होटल था, मेरे फादर उसमें काम करते थे जी एज ए मैनेजर। तो उन्होंने सजेस्ट नहीं किया, उनको पता चला कि यहाँ ये होटल वाले सिंगर ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो मेरे होटल में ऐसा ऑफर है, तुम आके ऑडिशन दो, कुछ लोग आने वाले ऑडिशन के लिए, अगर पास हो जाओगी तो बाद में मैं बताऊंगा कि ये मेरी डॉटर है। तो पहली बार मैंने वो ऑडिशन दिया गजल का और वो पहले ऑडिशन में ही मैं पास हो गई और उसके बाद मैं वहां से एस्टैब्लिश गजल सिंगर बन गई। तो लगातार फिर गजलें गाने लगे, गजलों के प्रोग्राम आने लगे। एल्बम्स भी गाए या स्टेज पर गाया करते थे? पहले स्टेज पे गाया, उसके बाद फिर मुझे एल्बम के ऑफर आने लगे जी। उसके बाद फिर निदा जी की एंट्री हुई। अच्छा। उनकी वो गजल दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, बड़ा धूम मचा रही थी वो। मुझे लगा कि ये शायर अच्छा है और ऐसी गजल मुझे भी कोई मिल जाए तो मैं भी हिट हो जाऊं जी। तो मैं उनको ढूंढने लगी कि इसको कैसे ढूंढे, ये शायर को कहाँ मिलेंगे, क्या है। उसके बाद जब तकदीर किसी 2 लोगों को मिलाना चाहती है ना, कुदरत, तो कैसे खेल रचती है वो अजीब सा मुझे उसमें महसूस हुआ कि मैं सारी लाइनें चेंज करके गजल में पहुंच गई और गजल गाते गाते मैं वर्ली से कार्टर रोड पे शिफ्ट हो गई रहने के लिए। अच्छा। और निदा साहब जो बरसों से स्ट्रगल में थे वो घूमते घूमते खार डांडा में आ गए। उन्होंने अपना फ्लैट पहली बार खरीदा, तो किराए पे और पेइंग गेस्ट में और इधर उधर बरसों से घूम रहे थे, तो पहली बार उन्होंने भी अपना फ्लैट खरीदा। अब उनका घर और मेरा घर आसपास हो गया, आसपास एकदम 10 मिनट के फासले पे आ गए घूमते घूमते। मुझे कुछ याद नहीं था, कुछ पता भी नहीं था कि ये शायर कौन है। एक दिन वहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया है खार डांडा में, दोनों हमारे घर के बीच में। बैंक ऑफ इंडिया में निदा साहब आए थे, कुछ उनका अकाउंट था वहाँ पे जी। और मेरी छोटी बहन वहाँ पे गई हुई थी, बैंक के किसी काम से भेजा था मेरे फादर ने। तो उन्होंने, निदा साहब ने उसको देखा, पहचान गए, बरसों के बाद मिले तो बोले अरे आप यहाँ कैसे अंकल, ऐसे दोनों की बात हुई। और फिर बोले कि कहाँ रहती हो, मालती जी कैसी हैं, सब घर में कैसे हैं। बातचीत हुई और पता चला दूसरे दिन निदा साहब मेरे घर पे 8 बजे चाय पीने आ गए। फिर वो मिले मेरी मम्मी से, डैडी से, सबसे, सबने पहचाना उनको, सब बड़े खुश हो गए। बोले कि अच्छा हुआ आप तो इतने बरसों के बाद हमें मिले, कहाँ थे, क्या है, एक दूसरे की बातें सुनी। फिर मुझसे मिले, बोले कि मालती जी आप क्या कर रही हैं आजकल जी। तो मैंने कहा मैं तो आजकल गाने गजलें वगैरह गा रही हूँ और थोड़ा सा उलझन भी है। तो बोले क्या है, मैंने कहा कि वो एक गजल है दुनिया जिसे कहते हैं, तो ये गजल जिसने लिखी है वो कौन है, मुझे अपनी गजलें लिखवाना है, मुझे बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं एल्बम के, लेकिन मुझे इस लाइन में कुछ पता नहीं है कि कैसे शायर को ढूंढा जाए, कैसे गजलें बनाई जाए, क्या किया जाए, तो उसके लिए मुझे आपकी कुछ हेल्प चाहिए अगर कर सके। तो बोले वो शायर मैं तो हूँ क्या बात है, वो तो मैंने लिखी है। अरे वाह, मैंने कहा ये तो काम बन गया, ये तो अच्छा हुआ कि आपने ही लिखी है। तो फिर उन्होंने कहा मेरे घर पे आ जाओ और फिर हम लोग बैठते हैं और मैं सब बताता हूँ कैसे क्या होगा। उसके बाद रेगुलर मैं उनके घर जाने लगी और गज़लें ढूंढ ढूंढ के वो मुझे देते थे, अपनी गज़लें भी दी थी, कैसे रिकॉर्डिंग होगी, क्या होगा, कैसे सिलसिला सब आगे चलेगा, सारा उन्होंने मुझे गाइड किया, हेल्प की जी। और मेरे 2-3 एल्बम उसके बाद
उनकी हेल्प से बनाए बाहर कंपनियों के। जी जी। तो इस तरह से सिलसिला लंबा चला। फिर दूसरे जो उनके दोस्त वगैरह उधर मिलते थे, आते थे, बाद में बोलते थे कि मालती जी आपकी गजलें आपने ले ली कि अभी बाकी है। गजलों के रास्ते आपके दिल तक पहुंचे, लेकिन दिल तक पहुंचे कैसे, मतलब दिल का मेल कैसे हुआ, वो क्या घटना है वो बताइए। वो घटना ऐसी हुई ना कि धीरे धीरे जब वो मुझ पे डिपेंड होने लगे, मैं उन पे डिपेंड होने लगी। उनका घर बैचलर का घर था, कोई संभालने वाला था नहीं। तो वो जब कहीं बाहर जाते थे मुशायरे के लिए या इधर उधर काम से, तो चाबी मेरे घर पे छोड़ के जाते थे। अच्छा। हाँ, कि जरा देखना घर में, थोड़ा ध्यान रखना, ये करना वो करना। इस तरह से करते करते वो नजदीकियां बढ़ती गई। फिर धीरे धीरे एक दूसरे का खैर खबर लेते लेते। तो कभी प्रपोज किया उन्होंने, गजलों के माध्यम से कुछ कहा आपसे कि उन्हें आपसे मोहब्बत है, या ऐसा कुछ फिल्मी स्टाइल में कुछ कहा, या अपने आप से आपकी समझ में आ गया? कि अपने आप से तो समझ में तो आया था थोड़ा बहुत, लेकिन बात क्लियर उन्होंने की नहीं थी, क्योंकि वो इस मामले में बहुत थोड़े से शाय थे और इंट्रोवर्ट थे, तो बोलते नहीं थे कुछ भी इस तरह का। दूसरी 50 बातें करते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। मुझे इतना कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक दिन ऐसे ही हम लोग कार लेके जाते थे ड्राइव पे शाम को या रात को, कभी जब भी फुर्सत मिलती थी उनको या मुझे, तो हम लोग कार्टर रोड पे पान खाने जाते थे, घूमने जाते थे। तो वहां से एक बार लौट रहे थे तो रात को उन्होंने मुझे ड्रॉप किया और फिर कार उनकी थी, कभी उनकी कार होती थी कभी मेरी कार होती थी। तो अपनी कार लेके वो मुझे छोड़ के चले जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक पर्ची दी, घर पे जाके पढ़ना। जी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं घर पे गई, फिर मैंने वो पढ़ा, तो उसमें पूरी एक गजल थी, प्रपोजल की गजल थी। कौन सी थी वो गजल, जरा सुनाइए ना। सुनाओ? अगर गा के सुना सकती हैं तो गा के सुनाइए, क्योंकि आप तो तरन्नुम में गाती हैं। जी। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखे, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, मुमकिन है। क्या बात है, बहुत खूब। ये जो गजल आपने तरन्नुम में गाई, इस गजल के माध्यम से आपको पता चला कि अब आप उनके जीवन से बहुत करीब से जुड़ चुकी हैं। जी, और वो आपके जीवन से। तो फिर आपने भी कुछ उन्हें सुनाए, शायरी करके गाकर सुनाया, क्योंकि आप तो तरन्नुम में गाती भी हैं। तो नहीं, ऐसा कुछ मेरा नेचर नहीं है, थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल का। अच्छा। हाँ, तो अंडरस्टूड था, तो बस समझ गए। फिर उसके बाद काफी फोन पे ही मैंने उनको रात को फोन किया 12 बजे, और फिर 1-2 घंटा फोन पे ही काफी बातें करते रहे, और फिर समझ में आ गई, सारी बातें क्लियर हो गई उस वक्त। जी। और फोन भी लैंडलाइन फोन था उस समय? लैंडलाइन था जी। हाँ, तो अब बताइए, निदा साहब के लिए यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे उन दिनों को याद करते हुए? तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह
साहिल है। जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। मालती जी, इस गाने से पहले आपने जिक्र किया कि गुजराती फिल्मों में काम करती थी जिसमें बड़े घुड़सवारी के रोल मिलते थे, फाइटिंग के रोल मिलते थे, लेकिन अपने श्रोताओं को बता दूं कि आपको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप फाइटिंग भी करती होंगी। बड़ी नाजुक सी दिख रही है, एकदम नजाकत आपकी बोली में भी है और देखने में भी बड़ी नाजुक सी जी। तो ये फाइटिंग और घुड़सवारी वाला मामला क्या था, जरा बताइए ना कि ऐसा रोल किया आपने तो किस तरह किया, कोई याद बताइए। नहीं, कोई मुश्किल आई थी? वो मुश्किल कोई नहीं आती है, लेकिन वो लास्ट में फाइट थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। हमारी एक बहुत अच्छी हिट हुई थी एक फिल्म आशापुरा मातानी चुंदड़ी, उसमें रविंद्र महाजनी हीरो थे और लास्ट में पीके वो अपने आप को इतना खराब कर लेते हैं कि उनको बचाने के लिए फिर मुझे फाइट करनी पड़ती है। तो उसमें बहुत फाइट के सीन थे, घुड़सवारी के फाइट के। सामने वाले को चोट वोट तो नहीं लगी, मतलब कहीं एकदम सिर्फ सीन ही था कि सचमुच फाइटिंग करनी पड़ी? नहीं नहीं, सचमुच तो कुछ नहीं होता है, बस वो ऐसे ही रोल ही ऐसा होता है और सामने फाइटर भी ऐसे ही होते हैं जो कशखा के गिर जाते हैं जरा सा ठोकर मारो तो। यहाँ पर अपने श्रोताओं को हम बता दें कि मालती जी निदा साहब के बारे में बहुत सारी यादें साझा कर रही हैं, साथ में इनके बारे में बता दें कि आपने फिल्मों में तो काम किया ही है, अभी भी कर रही हैं, सिलसिला इनका जारी है और आप म्यूजिक कंपोजर भी हैं और खुद भी गाती हैं। तरन्नुम में गाया इन्होंने निदा साहब की गजलें। अपने एल्बम्स के बारे में बताइए हमें और कोई खास एल्बम की याद है वो बताइए। एक तो हमें याद आ रहा है सुनो तुम, जो निदा साहब का आखिरी एल्बम था, तो उसमें आपने कंपोज भी किया है, उससे जुड़ी हुई? एक्चुअल उसमें कंपोजर तो राजिम शर्मा करके आर्टिस्ट हैं, वो गजल बहुत अच्छा गाते हैं जी, तो उनके कंपोजिशंस थे और निदा साहब की सारी गजलें थी उसमें, गजलें नज़में भी हैं। लेकिन वो लोग चाहते थे कि दोहे भी उसमें डालें, सब डिफरेंट उन्होंने नज़में गजलें गीत सब लिया हुआ था, तो वो चाहते थे कि एक वैरायटी निदा साहब की दोहों की भी है तो दोहे भी उसमें डाले जाएं। वो घर पे ही रोज सिटिंग होती थी उनकी भी निदा साहब के साथ। तो एक दिन वो आए जाजिम शर्मा और उनका कि मुझे निदा साहब दोहे का बात तो हम कर रहे हैं लेकिन मुझे दोहे कंपोज करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दोहे कैसे कंपोज होंगे। तो निदा साहब ने कहा कि ठीक है ये मालती जी सुना देंगी, मैं ऑलरेडी प्रोग्राम में सब जगह दोहे गाती थी, मैंने कंपोज किए थे तो उनको मालूम था, तो उन्होंने कहा कि जरा इनको सुनाओ दोहे तो इनको आइडिया होगा कि कैसे इनको कंपोज करेंगे। तो मैंने हॉल में बैठ के उनको दोहे सुनाए, जाजिम शर्मा को, अतुल गंगवार को। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, आपसे क्यों नहीं गवाए, हम आप ही गा लीजिए। तो इस तरह से मेरी उसमें एल्बम में एंट्री हुई, तो मैंने दोहे उसमें गाए फर्स्ट टाइम। तो उसमें ये दोहा भी शामिल था क्या कि मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। तो आपको बता दें कि ये तो मेरा भी पसंदीदा दोहा है और इसी में बेसन की खट्टी चटनी जैसी माँ। नहीं वो गजल वो अलग है, वो अलग है। अच्छा, तो इसका एक एल्बम आया था, जगजीत सिंह ने भी इसे गाया है। जगजीत सिंह ने भी दोहे गाए हैं लेकिन उन्होंने अपने तर्ज पे गाए हैं जी, मैंने अपनी तर्ज पे गाए हैं जी। तो हम सब इसे अपने एकाकीपन में गाते हैं, गुनगुनाते हैं और जब भी इस दोहे को गाते हैं, मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, तो सचमुच अपनी माँ याद आती है और माँ की तमाम बातें याद आती हैं, अपना बचपन याद आता है। और निदा साहब का माँ से गहरा जुड़ाव रहा है जी। उसके बारे में बताइए कि किस तरह वो अपनी यादें आपसे साझा करते थे, क्या बताते थे? ऐसे उनकी आदत नहीं थी कुछ भी साझा करने की किसी के साथ, वो अपने अकेले में बैठ के खुद ही सोचते थे और उसको जो भी उनके दिमाग में आता था, जो इमोशंस होते थे, वो उनके कागज पे उतर के आ जाते थे तो सबको पता चलता था। उनकी आदत नहीं थी कहीं भी कुछ भी बोलने की, चाहे घर हो या बाहर हो। आप मिली थी उनकी माँ से? वो बहुत पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, मेरे मिलने से पहले ही। तो उनके घर वालों से मुलाकात हुई बाद में आपकी? हाँ, उनके घर के लोग आते थे ना जी, तो सबसे मुलाकात हुई है, उनकी बहनें, उनके भाई वगैरह सब आए थे जी, काफी मेलजोल था उनके साथ मेरा। जिस एल्बम का हमने जिक्र किया सुनो तुम, उस एल्बम से कोई दोहा हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं? सुनाइए। तो आप कुछ गुनगुना के बताइए।
मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार, मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेस में। क्या बात है। मालती जी, निदा साहब के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने फिल्मों में भी लिखा, फिल्मी गाने लिखते थे और एक नामचीन शायर थे। तो घर में महफिलें होती थी, लोग आते थे, तो उन महफिलों में आपकी क्या भागीदारी होती थी? आप कैसे लोगों से कनेक्ट करती थी, जुड़ती थी? कोई खास याद है तो साझा कीजिए। जैसे जगजीत सिंह ने गाया है उनका एल्बम, गुलाम अली साहब ने गाया है, यहाँ तक कि बाद में श्रेया घोषाल ने उनका एल्बम गाया है जी। तो इन तमाम लोगों से तमाम कवि शायर घर में आया करते थे। कोई यादगार घटना आप बताना चाहती हैं? यादगार तो ऐसे खास कुछ नहीं है, लेकिन जगजीत जी काफी आते थे और क्लोज थे, उनसे क्लोज थे। और मोस्टली जो पॉपुलर गजलें निदा साहब की उन्होंने कंपोज की है, वो मेरे घर पे मेरे हारमोनियम पे ही की है। अच्छा। और जब आने वाले होते थे, वो मूड बनता था उनका कंपोजिशन का या बैठने का, तो रात को ही मुझे फोन करते थे, निदा साहब को फोन करते थे, बोलते मालती को फोन दो। फिर मेरे से बात करते थे और बोलते थे कि चने भिगा दो। अच्छा। मैं कहती थी क्यों? तो बोले मैं आ रहा हूँ कल। तो मैं कहती ठीक है। तो वो चने, वो छोले बनाते हैं ना हम लोग, चने, वो उनको बहुत पसंद था, वो मैं बनाती थी, वो उनको बहुत अच्छा लगता था। पनीर लेके आते थे, तो थोड़ा सा बोलते थे इसको कर दो, तैयार कर दो पनीर को। तो मसाला वसाला डाल के वो पनीर और छोले, वो उनका स्पेशल खाना था शाम को। जब आते थे तो बड़ा मजा आता था, माहौल बड़ा अच्छा बन जाता था। क्या बात है। तो ऐसी तमाम यादें आपके पास हैं। तो यहाँ पर बात जगजीत सिंह की चल रही है, तो उनकी कोई गाई गजल सुनवाना चाहेंगी? दुनिया जिसे कहते हैं, दुनिया दुनिया
साहब ने आपके लिए कौन सी नज्म लिखी है, कौन सी गजल आपके लिए लिखी है? एक तो आपने बताई कि चिट्ठी में लिख के दिया था जी। पर बाकायदा जो इसका एल्बम बना हो, फिल्म में आया हो गाना? नहीं, ऐसी तो कोई गजल उन्होंने मेरे नाम की नहीं है, ना कभी बोला है, झूठ नहीं बोलूंगी मैं। मौका नहीं आया जी। तो अब उनसे जुड़ी हुई आपके जहन में कौन सी याद है? कोई खास याद बताइए। कोई घूमने जाने से लेकर कहीं बाहर जाती थी उनके साथ, खाने से जुड़ी हुई कोई बात, उनकी पसंद? हमारी शादी से पहले का एक वाकया है, बड़ा दिलचस्प, बहुत अच्छा है। मैं बहरीन गई थी प्रोग्राम के लिए, मैंने वहाँ कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो 3-4 महीने के लिए मुझे वहाँ जाना था। हम लोग का रेगुलर मिलना जुलना वो सब चालू था, लेकिन अचानक मुझे जाना पड़ा तो मैं बहरीन चली गई। तो उनको बड़ा बुरा लगा, बोले कुछ नहीं वो, लेकिन डेली एक लेटर उनका आता था वहाँ पे मुझे कंटिन्यूस, या फोन आता था या लेटर आता था। ये सिलसिला चलता रहा। फिर अचानक आ नहीं गया उनसे, तो बोले कि मैं मिलने आता हूँ उधर। तो मैंने कहा आइए, तो वो आए। उनका दुबई में मुशायरा था जी। तो उन्होंने सोचा कि दुबई से बहरीन तो एकदम पास में ही है, तो मैं मिल लूंगा मालती को। तो आए वो दुबई से बहरीन आने के लिए। वहाँ पे एक पुल है जी, कुछ 2 घंटे का रास्ता है वहाँ से, और बाय रोड आप बहरीन जा सकते हैं, फ्लाइट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, नजदीक है। तो उन्होंने सोचा वहाँ से मैं जाऊंगा। जब वहाँ पे गए तो पता चला कि वीजा चाहिए, वीजा लगा के नहीं आए हैं आप इंडिया से। वहां से मुझे फोन किया कि ये तो मैं यहाँ तक आया और अब फंस गया, ये तो नहीं जाने दे रहे मुझे। तो मैंने कहा मैं पता करती हूँ। बोले तुम आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं पता करती हूँ। तो मैंने मेरे स्पॉन्सर से पूछा कि मुझे दुबई जाना है और बॉर्डर पे ही जाना है, जाके मैं वापस आ जाऊंगी। बोले कि नहीं, तुमने वीजा नहीं लगवाया, बहरीन से आने से पहले तुम्हें वहाँ के दुबई का वीजा लगा के आना चाहिए था, तो ही तुम जा सकते हो, अभी यहाँ वीजा नहीं लगेगा। तो ये बड़ा कॉमेडी हो गई निदा साहब के साथ। फिर वहाँ से ही वो लौट गए बिना मिले। तो अब बताइए, इन यादों के लिए, इन बातों के लिए कौन सा गाना सुनवाएंगे? अभी जा ही सुनेंगे, सुर का गाना। अभी जा, अभी जा, ऐ सुबह अभी जा, अभी जा, अभी जा, ऐ सुबह अभी जा, रात को कर विदा दिल रुबा, अभी जा, अभी जा, अभी जा, है सुबह अभी जा, अभी जा, अभी जा, है सुबह अभी जा, रात को कर विदा दिल रुबा, अभी जा, अभी जा, अभी जा, ऐ सुबह अभी जा। मेरे दिल के पागलपन की ओ सीमा क्या है, यूं तो तू है मेरी छाया, तुझ में हो तेरा क्या है, मैं हूँ गगन तू है ज़मीं, अधूरी सी मेरे बिना, रात को कर विदा दिल रुबा, अभी जा, अभी जा,
साहब के मुशायरों में आप जाया करती थी? मुशायरों में मैं शरीक भी होती थी, मैं बहुत पार्ट लिए मैंने मुशायरों में। उनकी गजलें तो सुनाते थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे उन्होंने ट्रेन किया था तो थोड़ा बहुत मैं लिखती भी थी, उनकी राय लेती थी और बड़े बड़े शायरों के साथ मुझे उन्होंने मौका दिया शिरकत करने का। जी, तो कहाँ कहाँ उन शायरों के नाम बताइए, कहाँ कहाँ आपने मुशायरे किए उनके साथ और कैसा अनुभव था? फिर निदा साहब के लिए भीड़ सी लगती होगी, तो कोई याद साझा कीजिए। काफी जगह पे गई हूँ मैं, बड़े बड़े शायर में जावेद अख्तर के साथ भी मैंने एक मुशायरा पढ़ा था जी, और सूरत में था वो मुशायरा बहुत साल पहले। बहुत जगह पे किया, अभी सारी जगह मुझे इतना याद भी नहीं है कहाँ कहाँ किया था। जी, कैसी प्रतिक्रिया मिलती थी लोगों की आपके लिए और निदा साहब के लिए? बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिलती थी, बहुत लोग खुश होते थे। मैं तरन्नुम में ज्यादातर पढ़ती थी गजलें। मैं जब पढ़ती थी तो बड़ा माहौल बन जाता था, मुशायरे का एकदम माहौल चेंज हो जाता था। तो बड़ा लोग तारीफ करते थे कि निदा साहब ये मालती जी तो पूरा माहौल बदल लेती हैं, जब ये शुरू करती हैं तो एक या दो गजल ही पढ़ती है लेकिन पूरा माहौल अपनी तरफ ले लेती हैं, सब जी, बड़ी तारीफ करते थे। तो कोई गजल सुनाइए जो आपने कही है, मुशायरे में पढ़ी हो। जी, वो गजल है, कलम हाथ में है लिखूं तो लिखूं क्या, कलम हाथ में है लिखूं तो लिखूं क्या, नहीं मानता दिल धड़कता बहुत है, इसे जब भी पढ़ना अकेले में पढ़ना, इसे जब भी पढ़ना अकेले में पढ़ना, तेरे नाम का खत महकता बहुत है, कलम हाथ में है। कभी चांदनी सी बिखरती है हर सो, कभी फूल खिलते हैं उड़ती है खुशबू, तेरी याद मिलने को आती है जब भी, मेरे घर का कमरा चमकता बहुत है, तेरी याद मिलने। जहाँ बैठ कर हमने देखे थे बादल, तुम्हें याद करता है शायद वो पीपल, मैं जब भी गुजरती हूँ उस रास्ते से, मैं जब भी गुजरती हूँ उस रास्ते से, मुझे देख कर वो लहकता बहुत है, मैं जब भी गुजरती हूँ उस रास्ते से, मुझे देख कर वो लहकता बहुत है, कलम हाथ में है लिखूं तो लिखूं क्या, नहीं मानता दिल धड़कता बहुत है, कलम हाथ में है। वाह, क्या बात है। तो आपकी इन गजलों पर निदा साहब की क्या प्रतिक्रिया होती थी, क्या रिएक्शन होता था उनका? अच्छा लगता था उनको, बड़े खुश होते थे, बड़ा शौक से लेके जाते थे बड़े बड़े मुशायरों में कि मालती जी का भी नाम लिख लो। जी, अच्छा, अभी तक आपने निदा साहब की बड़ी शीरी बातें बताई, मोहब्बत भरी बातें बताई जी, लेकिन मोहब्बत में अगर थोड़ी तकरार का रंग न हो तो थोड़ा फीका भी लगता है, और तकरार नहीं होती जिंदगी में ऐसा मुमकिन भी नहीं होता, तो वो बातें भी जरा साझा कीजिए। कभी आपसे उनकी मनमुटाव हुआ हो, कोई झगड़ा किसी बात को लेकर? उनका नेचर बड़ा अजीब सा था, एकदम से न वो चिल्लाते थे न वो बातें ऐसी जोर जोर से करते थे, बहुत ही सलीके से अगर कुछ भी कहना हो तो सलीके से कहते थे, तो सामने वाले को बुरा नहीं लगे जी। और मेरा भी नेचर नहीं था उलझने का किसी बात के लिए, थोड़ी देर के लिए कुछ बुरा लग गया तो मैं अपने कमरे में जाके बैठ जाती थी खामोशी से, और वो भी अपने काम में
उलझ जाते थे, थोड़ी देर के लिए बैठ जाते थे और थोड़ी देर के बाद फिर हम लोग नॉर्मल हो जाते थे। हमारे कभी ऐसे मनमुटाव या झगड़े या जो आम जनरल होता है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे मालूम भी नहीं है कि झगड़े कैसे होते हैं आम पति पत्नी के बीच में। जी वो तो आपको देख के भी लग रहा है आप किसी से झगड़ ही नहीं सकती तो कभी रूठी हुई हो? रूठने पर कोई उन्होंने शायरी आप पर की कि शायरी करके आपको मनाया? नहीं, वो कुछ भी बिहेव ही नहीं करते थे इस तरह का कि कुछ जाहिर हो। अच्छा। सब अंदर अंदर ही समझ लेने का, बस अंडरस्टूड। आंखों में इशारे होते थे। आंखों में। तो मतलब खामोशी बोलती थी, यूं कह सकते हैं कि जी क्या समझ में आ जाता था कि हाँ अब ये मामला है, ये गड़बड़ है या इनको अच्छा नहीं लगा तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। अमूमन एक शायर और गीतकार की जिंदगी बड़ी मकबूल होती है और साथ में बड़ी मसरूफियत होती है उनकी जिंदगी में। और निदा साहब के बारे में तो सभी लोग बताते हैं कि लोग उनके घर आते थे, घंटों घंटों बैठते थे, महफिलें होती थी। तो आपकी उसमें भागीदारी क्या रहती थी? ये तो आपने इसका जिक्र किया, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता था कि इतने देर तक लोग आते हैं, इस बात को लेकर कभी कोई टकराव या आपके भीतर आपको ऐसा लगता था कि कुछ ऐसी बात, कोई यादगार बात बताना चाहती हैं? एक्चुअली क्या था कि वो जो अपनी महफिल जमाते थे ना, उसमें मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं डालते थे वो। अच्छा। मुझे अलग रखते थे इन सब बातों से। चाय बनाती थी आप? थोड़ी बहुत चाय वाय बना लेती थी। बाकी बैठती थी, मैं सबके साथ बैठ के बातें करती थी, बीच में बैठती थी। लेकिन वो खुद ही पूरा माहौल संभालते थे और ज्यादातर खिचड़ी बना के लोगों को खिलाने का उनको बहुत शौक था। और खास लोग ही आते थे जो स्पेशल उनके चाहने वाले थे, जो दोस्त उनके बहुत करीबी थे, उनको ही वो बुलाते थे और उनके साथ ही देर तक रात को बैठते थे। मुझे नहीं बोलते थे कि मैं सबके लिए खाना बनाऊं या सबके लिए चाय बनाऊं या ये करूं वो करूं। मुझे आप बैठो मालती जी, मुझे ऐसे बिठा के रखते थे, फिर खुद ही सब संभालते थे। क्या बात है। तो इसीलिए कोई मनमिटाव उसमें होता ही नहीं था। मुझे कोई टेंशन नहीं रहता था, आएंगे जाएंगे अपने आप हंसते बोलते। और मेरे साथ भी बहुत सब लोग मिलके मिक्स होके रहते थे। और अभी भी आज भी लोग सब मेरी खबर लेते हैं। उनके जो जितने भी दोस्त जो खा पी के घर पे आके एंजॉय करके गए हैं, सब मेरा ध्यान रखते हैं, मुझे पूछते रहते हैं फोन करके, मालती जी ठीक है ना आप? जी जी। पंकज उधास और चंदन दास ने भी उनकी गजलें गाई हैं, उनका भी घर पे आना जाना होता था? हाँ, पंकज उधास नहीं आए हैं इतने खास, उन्होंने इतनी गजलें भी नहीं गाई है, एक आध गजल गाई है मेरे ख्याल से। लेकिन चंदन दास ने पूरे एल्बम बनाए हैं निदा साहब के साथ, तो वो भी घर पे आके बैठ के सब कंपोजिशन करते थे और बहुत गहरे दोस्त थे। और चंदन दास और मैंने टीम बनाई थी और हम लोग कनाडा भी गए थे प्रोग्राम करने के लिए। और कुछ 4-4.5 महीने हम कनाडा में रुके थे प्रोग्राम करने के लिए। जी। अब जरा हमें बताइए, निदा साहब के कौन से गाने आप अपने अकेलेपन में गुनगुनाती हैं आज? किस तरह याद करती हैं उन्हें, किन गानों के जरिए? तुम्हारी पलकों की चिलमनों में बहुत अच्छा लगता है मुझे ये गाना। गाती भी हैं या याद करती हैं? नहीं, मैं गाती कम हूँ, ये गाना तो बहुत पसंदीदा है मेरा। अगर एक लाइन गुनगुना दे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये गाने के लिए वो अजनबी कौन हो तुम, वो बड़ा स्वीकार किया मैंने, वो बड़ा अच्छा गाना है उनका। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है, सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम। क्या बात है, दुनिया में आपकी बात पहुंच रही है, पूरी दुनिया में, विविध भारती के माध्यम से। तो अब चलते चलते कुछ खास बात कहना चाहती हैं अपने बारे में, निदा साहब के बारे में? निदा साहब के बारे में तो यही कहूंगी मैं कि महफिलों में बहुत गुम रहने वाले थे वो, लेकिन अपनी खास महफिलों में ही, जैसे मैंने अभी बताया कि लोगों को खाना वाना खिलाते थे, खिचड़ी बनाते थे। लेकिन एक कमी उनके अंदर, जो उनकी फैमिली छूट गई थी, पाकिस्तान सब चले गए थे और घर जो उनका छूट गया था, वो कमी बहुत गहरी उनके दिल में हमेशा बसी हुई थी। दोहों में और गजलों में बहुत जगह पे वो बताते रहते थे अपने जज्बात से। लेकिन जब मेरे साथ उनकी करीबी दोस्ती हो गई, धीरे धीरे जो हम लोगों ने फिर घर बसाया, तो धीरे धीरे वो एक खलिश जी थी ना उनके दिल में, खलिश, वो फिर धीरे धीरे कम हो गई। और उसके बाद जब हमारी बेटी तहरीर
का जन्म हुआ, तो उसके बाद वो पूरा उस माहौल से निकल गए थे जी। और पूरा फैमिली का जो उनको एक माहौल चाहिए था, वो अपनी घर को जो खो चुके थे वो उनको वापस मिल गया था जी। वो बहुत अच्छा बाद में मुझे लगा कि ये हम कुछ कर सके उनके लिए। तहरीर का जिक्र आया है, तो तहरीर के लिए उन्होंने कोई नज्म लिखी है, कोई गजल लिखी है? उन्होंने एक जयपुर की छोटी सी शॉपिंग ऐसी एक लिखी है गजल, छोटी सी पोएम लिखी है, बहुत अच्छी पोएम है। जयपुर जाके वो सब लाते थे ना, उसके लिए कपड़े वपड़े, जहाँ भी बाहर जाते थे, जहाँ भी वहाँ से कुछ न कुछ तहरीर के लिए लेके आते थे हमेशा जी। तो ये उन्होंने जयपुर गए थे तो वहाँ से शॉपिंग की थी और वहाँ पे ये लिखा था, गोटे वाली लाल ओढ़नी उस पर चोली घाघरा। क्या बात। गोटे वाली लाल ओढ़नी उस पर चोली घाघरा, उससे मैचिंग करने वाला छोटा सा एक नागरा। क्या बात है। छोटी सी ये शॉपिंग थी या कोई जादू टोना, लंबा चौड़ा शहर अचानक बनकर एक खिलौना। वाह। दाढ़ी पगड़ी ऊंट छोड़कर, इतिहासों का जाल तोड़कर, आ से अम्मा बा से बाबा बैठा बाँच रहा था, 5 साल की बेटी बनकर जयपुर नाच रहा था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो तहरीर भी कुछ लिखती हैं, लिखने में शौक है? नहीं, अभी तो उसको कुछ शौक नहीं है, अभी तो पढ़ाई कर रही है अपने ध्यान से। तहरीर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं जी। और मालती जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आई और इतनी सारी दिलचस्प बातें श्रोताओं से आपने साझा की, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर से। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद करने के लिए और इतनी अच्छी मुलाकात लेने के लिए और इतनी अच्छी बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। चांद के पास जो सितारा है वो सितारा हसीन लगता है। आज के मेहमान कार्यक्रम में अभी आपने सुनी तेरे लिए पलकों की झालर। अभिनेत्री, गायिका और लेखिका मालती जोशी फाजली से ममता सिंह की ये बातचीत। मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, तू कहीं भी हो मेरे साथ है, तेरा हिज्र मेरा नसीब है। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग। हमने चाहा तो बहुत तुमको भुलाया न गया। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।